एक चीज़ बता दूं मैं सभी को, कोई भी बंदा रिसेंटली अगर ड्यूक लेने जा रहा है या इसको इन फ्यूचर कभी भी अगर ख़रीदने की सोच रहा है, तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं बता दूं इसके बारे में जो कि इसकी कुछ अच्छाइयाँ हैं और कुछ बुराइयाँ हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तो इसकी बात करूँगा कि भाई आप लोगों को ड्यूक क्यों लेनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको एक मतलब कि मिड सेगमेंट में एक अच्छी खासी पावर चाहिए तो भाई आप डेफिनेटली ड्यूक के ऊपर जा सकते हो। वैसे अभी मेरे पास है ड्यूक 250 थर्ड जनरेशन 2024 का मॉडल है। ठीक है, अगर इसमें भी भाई बहुत ब्रूटल पावर है, अच्छा खासा मतलब इसका पिकअप इनिशियल भाई ऑसम है। ठीक है, और अगर और पावर में थोड़ा हाँ चाहते हो कि एक अच्छा खासा फील आए तो भाई फिर 390 के ऊपर जाओ। ठीक है, तो वो सही रहेगा। बट अगर फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं 250 की, तो भाई इसमें भी बहुत अच्छी खासी पावर है, बहुत रॉ मशीन है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरे को 1 साल प्लस में हो गया है, तो भाई एक ऑनेस्टली रिव्यू दे रहा हूँ मैं ड्यूक के ऊपर। अब बात करते हैं भाई पहले तो इसकी अच्छाइयों के ऊपर कि भाई देखो इसमें आपको पावर अच्छी खासी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें फ़ीचर्स भी भाई ठीक है, इसके ऑसम है, ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं। और चलाने की बात करो तो भाई एक इन हैंड फील भी इसका काफ़ी अच्छा है। इन हैंड फील के मामले में भी इसमें कोई बुराई नहीं है भाई। और पिकअप की बात करूँ तो भाई वो भी बहुत ग्रेट है, मतलब इस सेगमेंट में भाई सबसे हाई इसी को ही कहूँगा मैं। ठीक है, और इसकी अगर टॉप स्पीड की बात करूँ तो वो तो आप अभी व्लॉग में देख ही लोगे। हालांकि पूरा टॉप एंड तक तो उसको नहीं लेके जा पाऊँगा क्योंकि वो तो भी पॉसिबल नहीं है। तो चलो ये थोड़ा सा निकल जाए फिर बात करता हूँ। एक तो लोगों का भी पता नहीं होता है कहाँ से कौन निकला है, टर्न से बड़ी सावधानी से जाना पड़ता है, खामो खाम नहीं तो कौन किसी के मगजमारी करेगा। तो चलो इसकी बात करता हूँ, अभी मैं वापस से रिटर्न आता हूँ अपनी बात पे। तो और इसकी बात करूँ तो भाई मतलब ओवरऑल ठीक है, कोई इशू नहीं है, बाइक ठीक है। अब इसकी कुछ बुराइयों के बारे में बात करता हूँ भाई। सबसे पहले तो भाई जाता है सबसे बड़ा इसके एवरेज को। भाई इसके लिए तो मैं क्या ही कहूँ, ठीक है, कोई वर्ड्स मेरे पास है नहीं, क्योंकि भाई माइलेज बहुत कम है, अराउंड 20 to 25 मुझे मिल रहा है। कभी कभी तो भाई 20 से भी डाउन चला जाता है इसका एवरेज। ठीक है, ऐसा लेकिन तभी होता है जब कंटिन्यू इसका थ्रॉटल टॉप एंड में जाए बाइक, तो ये मतलब कि 16-18 तक आ जाती है लिटरली। पता है मुझे, यकीन ये बात मानने लायक नहीं है बट ये रियलिटी है इसकी। ठीक है, और पहले इसकी एक चीज़ बता दूं मैं, जैसे कि ऑफ रोडिंग के मामले में ये बाइक बहुत सही है। अभी देख ही रहे हो रोड भी कितना मतलब कहीं कहीं पर ऐसी ख़राब हालत है, तो भाई छोटे मोटे बम्प्स पे तो पता ही नहीं चलता, फील ही नहीं होता कि हाँ कोई गड्ढा आया या ब्रेकर्स आए। अब कुछ ज़्यादा ही ओवर हो तो बात अलग है। तो सेकंड चीज़ है भाई इसकी मेंटेनेंस की। भाई बाइक को मेंटेनेंस टाइम टू टाइम चाहिए। ठीक है, और मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको पता है कि KTM की बहुत है, और कॉस्ट के अलावा भी भाई इसके पार्ट्स भी बहुत एक्सपेंसिव हैं जो कि अच्छे खासे प्राइस में पड़ जाते हैं अगर कोई ख़र्चा बैठ जाए तो। अभी मेरी बाइक में चेन स्प्रॉकेट थे जो भाई तकरीबन 8 महीने ही चले हैं, 15,000 या 13,000 किलोमीटर पे मैंने इसको चेंज कर दिया था चेन स्प्रॉकेट्स को। ठीक है, बाकी बिल्ड क्वालिटी तो चलो ठीक है, बट चेन स्प्रॉकेट थोड़े से इसके मेरे को जो है वो सही नहीं मिले थे। तो बाकी इसकी भाई ब्रेकिंग भी ऑसम है, ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है बाइक के। ठीक है, ब्रेकिंग के मामले में बाइक बहुत परफेक्ट है, वो आगे अभी वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो सर्विस की अगर इसकी बात करूं तो भाई फर्स्ट सर्विस अराउंड इसकी 2000 के अंडर हो जाती है, सेकंड उससे थोड़ी सी ज़्यादा पड़ जाती है, अराउंड 29 के आसपास मेरी पड़ी थी। थर्ड सर्विस वही इसकी 32-34 के अराउंड पड़ी थी। ठीक है, अब नॉर्मल जो इसकी सर्विस है भाई उसकी बात करूँ मैं तो ब्रेक पैड वगैरह इन सब का चार्ज भी भाई काफ़ी है। ठीक है, और परफॉर्मेंस के मामले में तो बाइक बेटर है ही, जैसे कि अभी देखो सामने मोड़ आ रहा है, इस पर लीन करके दिखाता हूँ भाई बड़ा मतलब नेक्स्ट लेवल ही फील आता है लीन करने के बाद भी। हाँ ऐसा फील आता है, बस बाइक पे बैठ जाओ एक बार तो भाई बाइक बस ऐसा ही फील करवाती है कि हाँ थ्रॉटल दो, इसको जितना थ्रॉटल दो उतना ही कम है। बाकी टायर की ग्रिपिंग तो भाई ऐसे टायर तो अपने हिसाब से अपन कोई भी डलवा सकते हैं, चाहे वो रेडियल डलवाना हो नॉन रेडियल डलवाना हो। ठीक है, बस बाकी इसकी हैंडलिंग की बात करूँ तो भाई कंट्रोलिंग मच बेटर है, काफ़ी अच्छी कंट्रोलिंग दे देती है ये ऑफ रोडिंग में भी और हाईवेज और सिटी में भी। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ें यही है
बाकी ऐसा कुछ इशू नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। वैसे तो हर एरिया की अपनी अपनी ये अलग प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ पर है, हो सकता है आपके यहाँ पर हो ना भी हो, तो वो बात एक अलग है। अ, तो जैसे कि मैं बात कर रहा था, तो भाई वो एक चीज़ है कि सर्विसिंग, कि कंपनी आपको सर्विसिंग इसकी कैसी प्रोवाइड कर रही है। भाई हमारे यहाँ पर तो बहुत ही बेकार है। चलो थोड़े से मोड़ के मज़े ले लूँ मैं। ओके भाई, एकदम स्मूथ। भाई परफॉर्मेंस तो बहुत ही स्मूथ है इसकी, उसकी कोई इशू नहीं है। तो बैक आता हूँ अपनी बात पे कि भाई हमारे यहाँ पर जो कंपनी है भाई, उनकी सर्विसिंग्स बहुत बेकार है, एकदम थर्ड क्वालिटी कहते हैं भाई। उससे भी अगर डाउन कुछ है तो मैं वही कहना चाहूँगा। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर भी इसकी ऐसा ही KTM के साथ हो रहा हो, बट हमारे यहाँ पर तो भाई बहुत ये सीन ख़राब है। तो बस वो देख लो अपने हिसाब से। प्राइसिंग वगैरह भी अब एरिया का RTO अलग अलग होता है, ठीक है। बाकी हमारे यहाँ पर रोडों की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। अब आपकी इधर का पता नहीं कहाँ से भी अगर लोग, अब मैं मतलब कुल मिला के वही बात है ना कि हर एरिया का सिस्टम अपना अलग अलग होता है। हमारे यहाँ पर कुछ और, आप लोगों के यहाँ पर कुछ और। तो बस यही छोटी मोटी प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है डेली लाइफ में। और डेली लाइफ से एक और बात, भाई डेली यूसेज के लिए भी ये परफेक्ट है, बट मेंटेनेंस और एवरेज को देखते हुए थोड़ा सा कहीं पर माइंड जो है बैड फील करता है कि हाँ ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रह जाता है। बाकी भाई ठीक है, आज के व्लॉग में इतना ही। अब करते हैं व्लॉग को बंद।